क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट इज वोकैबुलरी। नाउ दैट्स अ वैलिड बट इनकम्प्लीट क्वेश्चन। ग्रामर को मैंने जीरो क्यों दिया? बिकॉज ग्रामर इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट व्हेन इट कम्स टू कैट आंसर। ग्रामर एंड वोकैबुलरी आर एक्चुअली द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, आई एम टॉलर देन ही। अब क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो आपको बताता हूँ, अगर क्रिटिकल रीजनिंग में एक्सेल करना, एक सिंपल चीज याद रखो, द आंसर लाइज इन द आर्ग्यूमेंट, नॉट इन द ऑप्शन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एक्चुअली ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ क्रिटिकल। फाइनली, अगर आपको आरसी में एक्सेल करना है तो आपको दो चीजें चाहिए। पहला चाहिए कॉम्प्रिहेंशन। काफी लोग गलती क्या करते हैं कि हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है तो बस एडिटोरियल खोला, पढ़ने बैठ के। नहीं, इट वोंट वर्क दैट। हेलो एवरीवन, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड व्हाट आर द वेरियस स्किल्स दैट बी स्कूल इंटेंड टू टेस्ट इन यू। किस तरीके से बी स्कूल बेसिकली देखना चाहते हैं कि आप रैशनल और सिंसियर इंसान है या नहीं है। तो अगर आप चाहो तो आप ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन सी दैट। आज की क्लास का मेरा ऑब्जेक्टिव है पर्टिकुलरली वीएआरसी की कॉन्स्टिट्यूशन, वीएआरसी की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करना। आई एम श्योर ऐसी ही एक वीडियो रमन सर भी जल्दी क्वांट को लेके और समीर सर एलआरडीआई को लेके आएंगे। अभी के लिए वीएआरसी की बात करते हैं। तो VARC और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विच इज अ सेक्शन दैट यू वुड सी इन एवरी MBA एंट्रेंस एग्जाम। आप कोई भी MBA एंट्रेंस एग्जाम दोगे, कैट, जीमैट, स्नैप, एनमैट, आपको VARC सेक्शन मिलेगा इन सम और द अदर फॉर्म। नाउ, मैं पूरे के पूरे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, आरसी और नॉन आरसी। आरसी इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे पैसेज होता है, पैसेज के एंड में क्वेश्चन होते हैं। आरसी के अलावा जो कुछ भी है, लेट्स कॉल इट नॉन आरसी। तो क्या क्या होता है बाय द वे आरसी के अलावा? क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। Now, I don't say that you would find all of these parts in all the exams. Yes, काफी लोग आप में से ये भी सवाल पूछते हैं कि सर इनमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कि क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट इज वोकैबुलरी। नाउ दैट्स अ वैलिड बट इनकम्प्लीट क्वेश्चन। कंप्लीट क्वेश्चन क्या होगा? सर, हाउ इंपॉर्टेंट इज वोकैबुलरी इन कैट वीआरसी और हाउ इंपॉर्टेंट इज ग्रामर इन स्नैप वीआरसी। तो अंडरस्टैंड कि अलग अलग एरियाज की इंपॉर्टेंस डिपेंड करती है, वेरी करती है अलग अलग एग्जाम्स के साथ। इनफैक्ट दिस वुड मेक इट क्लियर। अगर मैं कैट वीआरसी की बात करूं तो ऑफकोर्स आरसी इज विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग, जो आप 8 पे देख रहे हो। ग्रामर को मैंने जीरो क्यों दिया? बिकॉज ग्रामर इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट व्हेन इट कम्स टू कैट आरसी। अगर आपकी ग्रामर बहुत खराब भी है तो उसमें कैट के वीआरसी में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना डायरेक्टली कोई ग्रामर का क्वेश्चन आता है कैट में, ना कोई इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। वोकैबुलरी की भी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन बहुत कम है। तो यू डोंट नीड अ वेरी हाई फाई, वेरी रिच वर्किंग वोकैबुलरी जिससे कि आप कैट के आरसी सॉल्व कर पाओगे। नहीं, कैट डजंट टेस्ट यू ऑन वोकैबुलरी। हाँ, थोड़ी बहुत बेसिक वर्किंग वोकैबुलरी होनी चाहिए, वो आपकी नॉर्मल रीडिंग करते करते भी हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वोकैबुलरी को 1 दे दिया। सेम आप देखोगे जैट में भी इसीलिए वोकैबुलरी को 1 दिया। बट हाँ, मैंने ग्रामर को जैट वीआरसी में 3 मार्क्स इसलिए दिए क्योंकि जैट में 2 से 3 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं हर साल। बट व्हेन इट कम्स टू एनमैट एंड स्नैप, थिंग्स चेंज ड्रामेटिकली। आप देखोगे एनमैट में ग्रामर एंड वोकैबुलरी आर एक्चुअली द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। स्नैप में अगर आप बात करो तो ग्रामर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वोकैबुलरी। सेम इज द केस विद सीमैट। ऑल्सो आप एक चीज देखोगे कि स्नैप में मैंने आरसी को 0 दिया। क्यों? क्योंकि स्नैप में आरसी आता ही नहीं है। लाइकवाइज सीमैट में आरसी आते हैं, बट सीमैट के आरसी होते हैं कि उनके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आई होप कि ये चार्ट देख के आपको एक चीज की क्लैरिटी हो गई होगी कि अलग अलग वीआरसी के जो कंपोनेंट्स या एरियाज है उनकी इंपॉर्टेंस वेरी करती है फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम। तो अब से अगर आप कैट को लेकर स्पेसिफिकली बात कर रहे हो, आई हैव नो डाउट दैट इट इज आरसी एंड क्रिटिकल रीजनिंग दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आरसीज की इंपॉर्टेंस तो आप इसी से समझ लो कि 16 आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन कैट वीआरसी वो आरसी के होते हैं। तो आप यूं समझ लो कि ये आपकी वीआरसी की परसेंटाइल है जो लड़खड़ा रही है। तो आपकी इस लड़खड़ाती हुई वीआरसी परसेंटाइल को अगर कोई संभाल पा रहा है, कोई स्टेबलाइज कर पा रहा है, तो वो आपके आरसी पैसेजेस या आरसी सेक्शन है। यस, ओके, बिफोर आई गो अहेड आपको बता दूं कि हमारा कैट 26 का नेक्स्ट बैच 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, प्रथम बैच। एंड मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस बैच इफ यू आर सीरियस अबाउट कैट 26, बिकॉज इन दिस बैच यू विल गेट ऑल द टूल्स दैट यू नीड टू एक्सेल इन कैट 26, इंक्लूडिंग द नीव फाउंडेशनल कोर्स जो आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड करता है। एंड देन कंप्लीट थ्योरी विल बी कवर्ड इन ऑल लाइव क्लासेस। You will get access to more than 10,000 live questions along with video solutions. वीकली लाइव डाउट सेशंस हुआ करेंगे, मिनी मॉक्स होंगे ताकि एक टेम्परामेंट बिल्ड हो मॉक्स को लेके। हेड स्टार्ट्स मॉक होंगे जिससे कि आपको प्राइम किया जा सके स्ट्रैटेजी को लेके, कैसे मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। एंड फाइनली आरंभ अकेडमी के क्यूरेटेड सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट तो होंगे ही होंगे। अगर आप प्रो बैच परचेज करते हैं तो उसमें करियर लॉन्चर के टेस्ट मिलेंगे, एडिशनली 1-on-1 मेंटोरशिप, बूस्टर कोर्स एंड ओमिट्स। All this in a very reasonable price. Make sure that you call our sales team to get enrolled in the Pratham batch. Numbers की अगर बात करें तो कैट 2021 to 25 का डेटा अगर मैं देखूं तो देयर हैव बीन कंसिस्टेंटली 24 क्वेश्चंस ईच ईयर, और कंसिस्टेंटली इस 24 में से 16 क्वेश्चन आरसी के रहे हैं और 8 क्वेश्चन नॉन आरसी के। अब ये कौन से नॉन आरसी क्वेश्चन है, आई विल कम टू दैट इन अ बिट। बट 16 आउट ऑफ 24, दैट इटसेल्फ मेक्स इट सो ऑब्वियस कि अगर सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 2 आउट ऑफ 3। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कैट के वीआरसी में जो 3 क्वेश्चन होते हैं, हर 3 में से 2 क्वेश्चन आपके आरसी के होते हैं। However, that does not mean that critical reasoning is not important. कोई पूछ सकता है कि सर फिर critical reasoning इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू एक्सेल इन आरसी यू नीड टू एक्सेल इन सीआर। मतलब
पैसेज के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपसे पूछा जाएगा कि आप पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हैं, हाउ वुड यू स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट, हाउ वुड यू वीकन द आर्गुमेंट। और ये क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप तभी आंसर कर सकते हो जब आपने क्रिटिकल रीजनिंग को मास्टर कर रखा है। तो देयरफॉर क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट, आई वोंट से एग्जैक्टली एज इंपॉर्टेंट, बट ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज आरसी व्हेन इट कम्स टू कैट वीआरसी। ओके, चलो अब अगर नॉन आरसी पार्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी। तो लेट्स स्टार्ट विद वोकैबुलरी। व्हाट्स वोकैबुलरी? वोकैबुलरी बेसिकली होती है कि आपको कितने वर्ड्स का मीनिंग पता है। यूं समझ लो कि आपकी मेंटल डिक्शनरी कितनी स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि इस गिवन वर्ड का सिनोनिम बता रहे ना, व्हाट इज सिनोनिम? सिनोनिम इज सिमिलर मीनिंग। इंग्लिश में किसी भी दो वर्ड का एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं हो सकता, मिलता जुलता मीनिंग होता है। तो हुब्रिस का सिनोनिम बताने के लिए पहले तो आपको हुब्रिस का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनका भी मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। लाइकवाइज अगर आपसे किसी वर्ड का एंटोनिम पूछा जाए, एंटोनिम क्या होता है? ऑपोजिट मीनिंग। तो अगेन पहले उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद जो ऑप्शंस है उनका मीनिंग पता होना चाहिए। एक और तरीका वोकैबुलरी पूछने का एनालॉजीज की फॉर्म में हो सकता है कि जो रिलेशन इनकम्बेंट और ऑफिस का है, तो हु इज एन इनकम्बेंट? द पर्सन हु ऑक्यूपाइज द ऑफिस। उसी तरीके से मोनार्क का वो रिलेशन किसके साथ है? तो एक तरीके से आपको पैटर्न कंप्लीट करना है कि इनकम्बेंट का जो ऑफिस से रिलेशन है, मोनार्क का वही रिलेशन थ्रोन यानी कि गद्दी से होता है। एक और तरीका वोकैबुलरी के क्वेश्चंस का ऐसा हो सकता है जहां पे आपको अलग अलग होमोफोन्स दिए जाएं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि दो वर्ड्स दिए हैं, ब्रोच और ब्रूच, और आपको चूज करना है कि इस गिवन सेंटेंस में ब्रोच या ब्रूच में से कौन सा वर्ड बेटर सूट करेगा कॉन्टेक्स्ट को। एंड लाइकवाइज यू नीड टू चूज फॉर द रिमेनिंग 4 सेंटेंसेस एंड देन फाइनली चूज द आंसर। देन ऑफ कोर्स देयर आर गुड ओल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, एक सेंटेंस है, दो ब्लैंक्स हैं, और आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन के वर्ड्स इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। अब ऑफ कोर्स इसमें सिर्फ वोकैबुलरी नहीं चाहिए, इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी चाहिए, सेंटेंस को समझना जरूरी है, बट देन वोकैबुलरी भी तो चाहिए हमको। एग्जिजेंट, डिसइंजेनुअस, एन्चेंटिंग, अगर इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता तो इट वुड बी टफर फॉर अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, ओके। वोकैबुलरी के बाद हमारा दूसरा जो नॉन आरसी का कंपोनेंट आ जाता है वो है ग्रामर। नाउ द गुड थिंग अबाउट ग्रामर इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी आईक्यू। इसके लिए कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए आपको। ग्रामर एक ऐसी चीज है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आईक्यू और क्रिटिकल रीजनिंग। ग्रामर इज बेसिकली आपको क्या करेक्ट फ्रेजियोलॉजी या करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आता है। मतलब अगर आपको एक सेंटेंस देके पूछा जाए कि बताओ ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो क्या आप बता पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉलर देन ही। अब क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? आप में से काफी लोग बोलेंगे कि हाँ सर ये तो इनकरेक्ट है, ये तो ऑफकोर्स रॉन्ग है, आई एम टॉलर देन हिम होता है। गलत, आई एम टॉलर देन ही सही होता है। आप में से कितने लोगों को ये जान के एकदम हैरानी हो रही है? हाउ मेनी पीपल वुड बी इन डिसबिलीफ कि क्या 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 आई एम टॉलर देन ही सही होता है? हाँ, आई एम टॉलर देन ही इज ग्रामेटिकली करेक्ट, आई एम टॉलर देन हिम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे हु इज इट और आप बोलना चाहते हो कि मैं हूं, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इट इज आई या इट इज मी? आई बेट आप में से काफी लोगों को मन में आ रहा होगा इट इज मी, जो कि गलत है। द करेक्ट आंसर इज इट इज आई। द पुलिस हैज या हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल। टू लॉट ऑफ यू इट माइट हैज माइट साउंड करेक्ट, बट इट इज एक्चुअली नॉट। पुलिस प्लूरल होता है, पुलिस के बाद हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब यूज करना होता है। द पुलिस आर लुकिंग फॉर द कल्प्रिट, द पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल। I have completed few या a few projects and hence understand how it works। तो if I understand how it works तो मैंने कुछ projects किए होंगे। a few का मतलब होता है कुछ, few का मतलब होता है almost zero, few का मतलब होता है ना के बराबर, as good as nothing। अगर मैं बोलता हूँ कि I have few friends मतलब I don't have any friends। ये लास्ट वाला मेरा फेवरेट है। अगर लेट्स से आप किसी को बोलते हो आई लव यू, तो व्हाट इज द आंसर दैट यू एक्सपेक्ट इन रिस्पॉन्ड? अब आप में से काफी लोग बोलेंगे कि सर आई लव यू टू ही बोलते हैं, बाहर तो यही चलता है आई लव यू टू। एक्चुअली में आई लव यू टू और आई टू लव यू दोनों सही है, बट दोनों का मतलब अलग है। आई टू लव यू का मतलब होता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। टू का मतलब क्या होता है? भी। तो व्हेन आई से आई टू लव यू मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू टू का मतलब होता है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, मतलब तुम अकेले नहीं हो, और भी लोगों से प्यार करता हूं, तुमसे भी करता हूं। आज पता लगा कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस पूरी दुनिया में। तो अगली बार जब आप किसी को आई लव यू बोलो और सामने वाला बोले ना आई लव यू टू, तो उससे पूछ लेना कि आपकी नीयत खराब है कि आपकी ग्रामर खराब है। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू कि किस तरीके से आपको लगता है कि आपको ग्रामर आती है बट आपको नहीं आती। अ लॉट ऑफ यू वुड फील वेरी कंफर्टेबल कि हाँ यार ग्रामर इज चलो वन थिंग दैट आई नो, बट अ लॉट ऑफ व्हाट यू थिंक यू नो इज एक्चुअली इनकरेक्ट। आप बाहर किसी से भी पूछोगे आई एम टॉलर देन ही होता है, हिम होता है, सब हिम बोलेंगे, और असल में सब गलत है। तो यू नीड टू रीलर्न, यू नीड टू फर्स्ट अनलर्न द रॉन्ग थिंग्स यू नो बिफोर यू कैन रीलर्न और यू कैन लर्न व्हाट इज करेक्ट। ओके, ग्रामर के क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, तो दिस इज वन वे। और भी फॉर्मेट्स हैं, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मेट्स। आपको एक सेट ऑफ सेंटेंसेस दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, एंड देन यू हैव टू चूज द ऑप्शन। ओके, फाइनली लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ नॉन आरसी पार्ट ऑफ वीआरसी। अब क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है यार? ये वो एरिया जहाँ पे अगेन आपको दिमाग लगाना होता है, लॉजिक यूज करना होता है, कॉम्प्रिहेंशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में आपके पास एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के एंड में क्वेश्चन होगा, और लास्ट में आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे जिनमें से ऑफकोर्स एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये जो पैराग्राफ है दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन स्टेम है।
अब अलग-अलग क्वेश्चन स्टेम्स या अलग-अलग तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं एक पैराग्राफ के एंड में। सो दीज़ आर सम ऑफ द क्वेश्चन्स दैट यू मे सी एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। अब कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपर जो पैराग्राफ दिया है बताओ उसमें असम्पशन क्या है? तो इसके लिए आपको पहले तो असम्पशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गिवन आर्गुमेंट में असम्पशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। रिमेंबर मैंने इन्फरेंस पहले भी एग्जांपल लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कैट के आरसीज में। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमको कैट आरसीज में देखने को मिलता है दैट इज इन्फरेंस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड स्ट्रेंथन द अबव आर्गुमेंट। तो ऊपर जो पैराग्राफ में जो आर्गुमेंट है, जो कंक्लूजन है, उसको स्ट्रेंथन कैसे करोगे या उस कंक्लूजन को वीकन कैसे करोगे। काफी बार आपको एक पैराग्राफ देख के ये भी पूछा जा सकता है कि इस पैराग्राफ को कंप्लीट कैसे करोगे, एक सेंटेंस जो इस पैराग्राफ को मुकम्मल करे, पूरा करे। आपसे पैराग्राफ देके उस पैराग्राफ का मेन पॉइंट या उस पैराग्राफ की समरी पूछी जा सकती है। कभी कभी उसका कंक्लूजन पूछा जा सकता है। आपको 5 सेंटेंसेस देके ये पूछा जा सकता है कि इन सेंटेंसेस को आप किस ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करोगे, और उसके लिए ऑप्शन दिए जा सकते हैं। या हो सकता है कि ऑप्शंस ना भी दिए जाएं, आपको पूरी ऑर्डरिंग खुद से करनी हो। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑफ द गिवन 5 सेंटेंसेस व्हिच सेंटेंस इज ऑड वन आउट। या फिर ये जो सबसे रीसेंट कैट का क्वेश्चन टाइप आया, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस सेंटेंस को इस पैराग्राफ में आप कहाँ पे फिट करोगे। सो देयर आर 4 लोकेशंस, 4 पोजीशंस वेयर वुड यू प्लेस दिस सेंटेंस अमंग द 4 ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू। अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर क्या ये सारे के सारे क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस कैट में आते हैं? नॉट ऑल ऑफ देम। तो इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आते हैं। कौन से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं? दीज 4। तो मैंने आपको बताया था ना कि कैट के वीआरसी में 24 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 16 तो आरसी होते हैं। दीज आर द रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस। तो बाकी के 8 क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं। अब कभी इनमें से किसी एक टाइप के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 0 भी आ जाते हैं। तो ऑड वन आउट देयर हैव इन कैट 22 देयर वाज नो ऑड वन आउट क्वेश्चन। उससे पहले देवर 2 क्वेश्चंस, उसके बाद भी अब कैट 24 25 में भी 24 में देवर 2 क्वेश्चंस, इन 25 देवर 3 क्वेश्चंस। तो ये रेंज होती है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, बट हाँ टोटल मिला के अगर हम इन द लास्ट 5 ईयर्स देखें तो इन क्वेश्चन टाइप EFGH में से 8 क्वेश्चन देखने को मिले। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अदर क्वेश्चंस दैट वी सी? तो जो दूसरे क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, ये वो क्वेश्चंस है जो इनडायरेक्टली कैट आरसी में आते हैं। मतलब पैसेज के एंड में भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू यूजुअली सी एट द एंड ऑफ कैट आरसी। तो सर डी वाला कहाँ पे आता है? दूसरे एग्जाम्स है, जैट में और कुछ दूसरे एग्जाम्स में पैरा कंप्लीशन पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर आप सीआर में एक्सेल करना चाहते हो ना, तो उसका गोल्डन रूल आपको बताता हूं। अगर क्रिटिकल रीजनिंग में एक्सेल करना, एक सिंपल चीज याद रखो, द आंसर लाइज इन द आर्ग्यूमेंट नॉट इन द ऑप्शन। मतलब काफी लोग गलती क्या करते हैं, काफी लोग क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ना अपना फोकस ऑप्शंस पे रखते हैं। नहीं, ऑप्शंस पे फोकस नहीं रखना, पैराग्राफ पे रखना है। जितना आप पैराग्राफ पे फोकस करोगे, जितना आप आर्ग्यूमेंट पे फोकस करोगे, उतने चांसेस ज्यादा है दैट यू विल गेट द क्वेश्चन राइट। तो कालीन भैया यही बोलते थे, कालीन भैया का यही नियम है कि क्वेश्चन चाहे समरी का हो या इन्फ्रेंस का, नियम सेम रहेगा, पूरा फोकस आर्ग्यूमेंट पे। तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो ऑफकोर्स कैट में और इवन जैट में बहुत ज्यादा मैटर करता है। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एक्चुअली ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। व्हाई डू आई से दैट? देखो, क्रिटिकल रीजनिंग कैसा दिखाई देता है? पैराग्राफ है, आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट के एंड में क्वेश्चन है और ऑप्शंस है। इमेजिन करो अगर आपकी आर्ग्यूमेंट में एक की जगह 3 पैराग्राफ हो, मतलब इफ वी इंक्रीज द साइज ऑफ द आर्ग्यूमेंट, और एक क्वेश्चन की जगह अगर 3-4 क्वेश्चन हो, तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट का साइज बढ़ा दूं और नंबर का क्वेश्चंस का नंबर बना दूं तो कैसा दिखाई देगा? वुड यू एग्री दैट इट वुड लुक समवट लाइक दिस? सोचो, अभी भी ये जो स्टार्टिंग में दे रखा है ये हमारी आर्ग्यूमेंट है, और कैसे अलग अलग हमारे पास क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के एंड में ऑप्शन है। अब ये भी तो एक क्रिटिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, जस्ट दैट ये एक बड़ा क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आरसी इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। आरसी बोले तो एक बड़ा वाला क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। नाउ आप ये बोल सकते हो कि सर ये वाले क्वेश्चन तो हमने अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में भी देखे हैं, एक पैसेज होता था, एंड में क्वेश्चन आते थे। तो हाउ आर कैट आरसीज एनी डिफरेंट? दो चीजें हैं। एक, लैंग्वेज। अंडरस्टैंड, आपके स्कूल में जो पैसेजेस होते थे ना, उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती थी। मतलब इनफैक्ट एक तरीके से कहानी होती थी कि एक राजा था, राजा के 4 बेटे थे, एक बार एक राजा शिकार पे गया, राइट? यहाँ पे इतनी सिंपल लैंग्वेज नहीं होगी। एक पैसेज फिलॉसफी के किसी टॉपिक पे होगा, एक साइकोलॉजी की बात कर रहा होगा, एक टॉपिक इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक उठा लेगा। तो अलग अलग पैसेजेस अलग अलग वेरिड जॉनर्स के होंगे, जो आपके लिए समझना एक चैलेंज हो सकता है। दूसरा होता है नेचर ऑफ क्वेश्चन। आपके स्कूल में जो पैसेजेस होते थे ना, उनका नेचर ऐसा होता था कि वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे। मतलब क्वेश्चन ऐसा होगा कि राजा के कितने बेटे थे, राजा की बेटी का नाम क्या था। मतलब यू रीड द पैसेज एंड यू विल फाइंड द आंसर। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, जहाँ पे थिंकिंग, रैशनैलिटी की टेस्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑथर। तो आपको पैसेज पढ़ के दिमाग लगाना है, सोचना है कि ऑथर का मेन कंसर्न क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज इन द आरसी। ऑल द टोन वाले क्वेश्चन पिछले कुछ साल से नहीं आए, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो ऑथर खुद से नहीं बोलेगा कि माय टोन इज क्रिटिकल या माय टोन इज आर्गुमेंटेटिव। आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये बंदा जिस टोन में बात कर रहा है वो कैसी टोन है। तो टू टेक सम एग्जांपल, ये एक पैसेज है, तो अगेन आपको पैसेज आप पॉज करके पढ़ सकते हो, तो यू वुड गेट एन आइडिया। अब लुक एट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल।
तो आपको दिमाग लगा के सोचना कि इसका सही शीर्षक क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैराफ्रेजेस द ऑथर स्टेटमेंट इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ 1। तो फर्स्ट पैरा की थर्ड सेंटेंस में आप बताओ आपको क्या समझ में आया कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सेंटेंस पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, यू विल हैव टू कॉम्प्रिहेंड, यू विल हैव टू इन्फर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड द ऑथर ऑफ द पैसेज लाइकली अग्री। तो पैसेज ने कहीं पे, ऑथर ने कहीं पे भी पूरे पैसेज में डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं बोली होंगी। आप पढ़ो पैसेज को और सोचो कि जो बंदा पैसेज में ये बोल रहा है वो मोस्ट लाइकली इनमें से कौन सी बात से एग्री करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट वीकन द पॉइंट दैट द ऑथर मेक्स इन द लास्ट टू पैराग्राफ। तो पहले आप ये समझो कि लास्ट के 2 पैराग्राफ में व्हाट इज द पॉइंट दैट द ऑथर मेक्स, और अब आप बताओ कि आप उस पॉइंट को वीकन कैसे करोगे, वीकनिंग द आर्गुमेंट, जो हमने क्रिटिकल रीजनिंग में भी देखा था। तो नाउ यू सी किस तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग की इनडायरेक्ट एप्लीकेशन होती है आरसी में। द ऑथर्स ट्रीटमेंट ऑफ द टॉपिक कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो आप बताओ ऑथर टॉपिक को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, या यूं कह लो कि ऑथर की टोन क्या है। In the passage, the author is primarily concerned with, again, main idea questions. So these are the kind of questions that you see in CAT RCs, which are mostly all of them reasoning based. All of them जहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा. Which brings me to the point I made in the last video कि कैसे CAT और जितने भी MBA entrance exams है, these are primarily a test of your reasoning, test of your rationality. Now, finally, अगर आपको RC में excel करना है तो आपको दो चीजें चाहिए। पहला चाहिए comprehension. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है दी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट। आपको अगर एक पैसेज दिया गया तो क्या आप उस पैसेज को पढ़ के समझ पा रहे हो कि वो कहना क्या चाह रहा है। इस कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करना इज एक्चुअली 70% ऑफ द गेम अकॉर्डिंग टू मी। जो दूसरी चीज है दैट इज क्वेश्चन सॉल्विंग, कि भाई आपको पैराग्राफ के एंड में या पैसेज के एंड में जो क्वेश्चन दिया है उसको अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। दैट आई बिलीव इज 30%। नाउ हाउ डू यू इंप्रूव कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज वेयर माई गाइडेंस कम्स इन। तो उसके लिए एक तो आपको रेगुलर रीडिंग करनी है। अब अगेन सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, वो रीडिंग आप कैसे कर रहे हो मैटर करती है। काफी लोग गलती क्या करते हैं कि हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है तो बस एडिटोरियल खोला पढ़ने बैठ गए। नहीं, इट वोंट वर्क दैट वे। You need to read it in a particular fashion, in a particular style, with certain objective in mind. And that is where my technique comes into picture. अगर आपने सुना हो मेरी सैप टेक्निक के बारे में, तो ये सैप टेक्निक मुश्किल से मुश्किल आर्टिकल्स को पढ़ना आसान कर देती है। एंड देन ऑफ कोर्स इज प्रैक्टिस। सो रीडिंग इन यूजिंग द राइट अप्रोच, यूजिंग एन इफेक्टिव मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग दोस टेक्निक्स, दैट इज व्हाट वुड इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमको क्रिटिकल रीजनिंग चाहिए, तो उसके लिए हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के कोर्सेज है। एंड देन ऑफ कोर्स उन मेथड्स को, उन टेक्निक्स को क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। अगर आप जब ये दोनों चीजें साथ में करते हो, जब इनका कॉम्बिनेशन मिलता है, दैट इज व्हेन यू आर एबल टू एक्सेल इन आरसीज। मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है रीडिंग को लेके, रीडिंग के जॉनर और वैरायटी को लेके। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये ब्लॉग पोस्ट जरूर पढ़िए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जाते जाते एक आखिरी चीज, अगर आपको वीएआरसी में एक्सेल करना है स्पेशली फॉर कैट एंड जैट, तो बिना रीडिंग के तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि बस सर मुझे रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता, सर बिना रीडिंग किए कुछ और तरीका बता दो जिससे वीआरसी इंप्रूव हो जाए, तो फिर तो आप छोटी बच्ची हो। तो इसने बिल्कुल सही बात बोली थी ना टाइगर भाई ने कि छोटी बच्ची हो क्या। तो आपको भी अगर लगता है कि बिना रीडिंग किए आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो सकती है या आपकी वीआरसी में परसेंटाइल इंप्रूव हो सकती है, तो फिर आप छोटी बच्ची हो। तो लेट्स इंश्योर दैट रीडिंग इज समथिंग दैट वी डू नॉट मिस एट ऑल, एंड लेट दिस बी अ बिगिनिंग ऑफ न्यू डिटर्मिनेशन and informed decision making. In case you have any question, any comments, any follow-up query with regard to today's video, make sure you put it in the comments. I will personally answer all the comments. Also, if you are preparing for CAT 26 और आपको कोई भी कंसर्न है प्रिपरेशन को लेके, आपके पेडोलॉजी को लेके, आरंभ अकेडमी को लेके, हमारे बैचेस को लेके, तो मेक श्योर दैट यू फिल द गूगल फॉर्म जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में पुट करने वाला हूँ। यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम अस जिसमें हम आपकी क्वेरी को आंसर करेंगे। एंड एज ऑलवेज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you don't miss such quality and knowledgeable videos that we keep bringing you time and time again. Let's start.